तो ट्रांजिट की जो फिलॉसफीज है ना, या गोचर, जब गोचर हम लोग स्टडी करते हैं तो गोचर को दो तरीके से स्टडी करा जाता है। एक तो गोचर है जो पराशरी एंगल से हम लोग स्टडी करते हैं, और दूसरा गोचर है जो नाड़ी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है। तो देखना कि पराशरी जो प्रिंसिपल है उसके अंदर वैसे तो हर प्लैनेट का गोचर हम देते ही हैं कि भाई शुक्र जो है इस भाव से इस भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन आमतौर पे तुमने देखा होगा कि जुपिटर और सैटर्न के गोचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसको हम डबल ट्रांजिट भी बोलते हैं। तो डबल ट्रांजिट और नाड़ी, ये दोनों को आप पैरेलली यूज कर सकते हो गोचर के रूप में। तो इसका एक एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा। अब जैसे कुंडली है, अब इस कुंडली के अंदर ये जो एक फीमेल का चार्ट है, तो इस फीमेल के चार्ट में जो अभी अंतरदशा एक्टिव है वो शुक्र की है। फीमेल की एज भी 27 है, अनमैरिड है फीमेल, तो शुक्र की अंतरदशा है, शुक्र 7th लॉर्ड है। तो जाहिर सी बात है एक इंडिकेशन ये आती है कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड पे मैरिज हो सकती है। तो पहला इंडिकेशन ये आया कि भाई मैरिज हो जाएगी। अब फीमेल के चार्ट में अगर नाड़ी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो हस्बैंड का कारक ग्रह है वो मंगल है। तो आमतौर पे तुम देखोगे कि जब कोई फीमेल शादी करती है तो नाड़ी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बृहस्पति है गोचर का, वो मंगल को प्रभावित करता है, जो हस्बैंड का कारक। तो अभी जो मंगल है इस समय वो मीन राशि में है। तो मीन राशि में क्या है, वो अभी वो फिलहाल मीन राशि के अंदर जो है वो वक्री हो रखा है, लेकिन 24 या 25 नवंबर को जो है वो वक्री से वापस मार्गीय हो जाएगा। अब एक बात साफ है कि जब ग्रह वक्री होता है तो वो वक्री ग्रह अपनी पिछली राशि से भी अपने फल देता है। मतलब अगर इस टाइम पर हम ये कहें कि भाई जुपिटर यहां पर है और रेट्रोग्रेशन में है, तो वो अपने रिजल्ट यहां से ज्यादा ऑफर करेगा। लाइक ये सैटर्न, मून, मरकरी, राहु, सन, इनको एक्टिवेट कर देगा वो, क्योंकि नाड़ी प्रिंसिपल ये है कि बृहस्पति जो गोचर का है वो सर्वप्रथम उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देगा जो उसके त्रिकोण में आ रहे हैं। तो अब 24 नवंबर को मान लो यहां पर बृहस्पति आपका मार्गीय हो गया, तो मार्गीय होने के बाद उसके ट्राइन में चेक कर लेते हैं कौन कौन है। ट्राइन में यहां तो कोई नहीं है इधर तो, लेकिन इधर चेक करोगे तो यहां ट्राइन में जुपिटर भी है, वीनस भी है और मार्स भी है। तो मार्स जो जैसा हमने बात की कि वे हस्बैंड का कारक है, तो यहां पर ये ट्राइन जो है ये बहुत स्ट्रांगली मार्स के सिग्निफिकेशंस जो है, जो कारक तत्व है, वो इस व्यक्ति के जीवन में लेकर आएगा या उनको एक्टिवेट करेगा। तो इसलिए क्या है कि इस समय सीमा पर ये गोचर जो है ये इस व्यक्ति की शादी करा सकता है, ये 100% है। अब इसी चीज को हम अगर पराशरी प्रिंसिपल से देखें, क्योंकि कई लोगों को ये फीलिंग आती है कि भाई अगर हम दो स्टडीज को साथ में लेके चल रहे हैं तो एक स्टडी हमें कुछ और पॉइंट करेगी, दूसरी स्टडी कुछ और पॉइंट करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमेशा प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमें कभी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। देखो अब सैटर्न जो है, वो सैटर्न जो गोचर का शनि है वो इस समय यहां पर है कुंभ में। तो कुंभ से वो अपनी 10वीं दृष्टि कहां डालेगा, 8वें साइन पर डालेगा। अब 8वें साइन में शुक्र ऑलरेडी मौजूद है, जो इस कुंडली का सप्तमेश है, यानी कि 7th लॉर्ड है, जो कि मैरिज को सिग्निफाई करता है। तो सैटर्न जिसको समय का कारक भी मानते हैं उसने इसको एक्टिवेट किया, और जुपिटर जो है वो यहां पर है और उसने अपनी 9वीं दृष्टि से स्कॉर्पियो में बैठे अगेन 7th हाउस को एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब यह है कि दोनों तरीके से, चाहे नाड़ी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करें, चाहे पराशरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बात करें, 7th हाउस की एक्टिवेशन बहुत स्ट्रांगली इस चार्ट में निकल कर आ रही है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आप कॉमन सेंस का उपयोग हमेशा करें कि भाई अगर मान लीजिए 27-28 साल की उम्र है व्यक्ति की और वो अनमैरिड है और 7th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है, तो अमूमन तौर पर यह विवाह की तरफ इशारा करता है। और जैसा मैंने कहा पहले भी कि कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ गोचर को मत पकड़ो, गोचर के साथ साथ दशा अंतरदशा का भी ध्यान में रखो कि भाई
अगर दशा अंतरदशा चीजों को सिग्निफाई कर रही है और गोचर भी उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, तो उस इवेंट के आपके जीवन में होने की प्रबलता जो है वो पूर्ण रूप से बढ़ जाती है। तो ये चीज हम देख सकते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो नाड़ी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और नाड़ी प्रिंसिपल जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है जब हम बृहस्पति के गोचर को देखते हैं। तो अब आप सब लोग ये जान लो कि आप लोगों के जीवन में जो गोचर है, यानी कि जो बृहस्पति मार्गीय हो रहा है, ये आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं जो है वो घटित करने वाला है। तो इसके लिए ना आपको अपनी कुंडली के अंदर ये जरूर देखना होगा कि आपके मीन राशि के ट्राइन में कौन कौन सी राशियां आ रही है भाई? मीन, कर्क और वृश्चिक। अब यहां पर आपको यह चेक करना है कि आपकी कुंडलियों में इन 3 राशियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। वो आपके इस समय जो नवंबर है, नवंबर के बाद से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब बात यह आती है कि वो अच्छे रिजल्ट आएंगे कि बुरे रिजल्ट आएंगे। ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह इस त्रिकोण में बैठे। जैसे कि मान लीजिए किसी का कर्क राशि में जो है वो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बैठा है। अब मंगल जो है वो देहा है, केतु जो है वो ब्लॉकेज है या प्रॉब्लम है या सर्जरी है, और जुपिटर अभी 25 नवंबर के बाद मार्गीय हो रहा है। तो ये जो जुपिटर का मार्गीय होना है वो इस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर देगा, और वो ये बता रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है इसको इस टाइम पर बॉडीली प्रॉब्लम आ सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इसी चीज को फर्दर वेरीफाई आप कैसे कर सकते हो कि अगर आप अपनी अंतरदशा को देखो और अंतरदशा आपकी ऐसी चल रही है जो लग्न लॉर्ड की है, जो कि पीड़ित अवस्था में है, या छठे भाव के स्वामी की है जो पीड़ित है, या 8वें घर के स्वामी की है जो पीड़ित है, और यहां पर ये कॉम्बिनेशन भी एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत हद तक सिग्निफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये जो दशा आपकी मतलब ये जो ट्रांजिट ने आपका ये जो कॉम्बिनेशन एक्टिव किया है ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन हर कॉम्बिनेशन जैसा मैंने कहा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो है आपको देखनी होंगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके ट्राइन में, यानी कि ये मंगल केतु ना होकर मान लीजिए ट्राइन में बहुत शुभ ग्रह है, बृहस्पति है, वीनस है, तो इस समय ये जो गोचर है, ये जो ट्राइन में एक्टिवेशन करेगा, ये किनको करेगा? बृहस्पति को करेगा। बृहस्पति अपने आप में भाग्य का कारक है। शुक्र जो है वो धन भी है, तो भाग्य की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी इस गोचर के अंदर, जब मीन राशि के अंदर ये चल रहा है। अब ऐसे ही हर आदमी अलग एज ग्रुप का होगा, तो ऐसे में ना आपको एज ग्रुप का ध्यान जरूर रखना है कि हम किस एज ग्रुप के लिए क्या प्रेडिक्शन देने वाले हैं। मान लीजिए यहां प्लैनेट है मरकरी। अब कहने को तो मरकरी 8th हाउस में बैठा हुआ है, भाई 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को हम इतना अच्छा नहीं मानते, और इस समय जो ये जिस व्यक्ति का ये जो चार्ट है वो कोई 15 या 16 साल का व्यक्ति है जो 10th के या 12th के एग्जाम दे रहा है, तो मरकरी किस चीज का कारक है? विद्या का कारक है। तो जुपिटर जो है इसको एक्टिवेट करेगा मरकरी को, तो क्या होगा इस टाइम पर जो व्यक्ति अपना एजुकेशन के अंदर कुछ भी कर रहा है तो उसके एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि आप दशाओं को भी ध्यान में रखकर चलो, तो ये एक तरीका है। और सर्वप्रथम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आज की डेट में, वो करियर है। तो करियर का कारक कौन है? सैटर्न है। तो मान लीजिए आपके यहां सैटर्न है, यहां आपके मून है, तो और यहां पर आपका गोचर का बृहस्पति जो है वो मार्गीय हो गया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कर्म कारक है उसका कंजंक्शन या वो जिस प्लैनेट्स के ट्राइन में आएगा, ये नेटल प्लैनेट्स हैं, ये शनि भी नेटल का है, ये चंद्रमा भी नेटल का है, यानी कि जन्मकालीन शनि और जन्मकालीन चंद्रमा। अब जब बृहस्पति मार्गीय होगा तो वो इस कॉम्बिनेशन को, सैटर्न और मून कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर देगा। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ट्रांसफर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति खाने के व्यापार में है, खाने का काम कर रहा है, फूड बिजनेस के अंदर, तो बहुत अच्छा करेगा।
कोई टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में है तो वो बहुत अच्छा करेगा। और अगर आपकी कुंडली में दशाएं नेगेटिव चल रही हैं प्रोफेशन को लेकर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ब्लेम का कारक भी है, आरोप प्रत्यारोप। तो अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, मान लीजिए आपकी अंतरदशा चल रही है, 10th लॉर्ड की चल रही है, 10th लॉर्ड जो है वो 6th 8th 12th में चला गया और पीड़ित अवस्था में चला गया, मतलब मैलेफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ गया, खराब प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो ये जो महादशा, ये जो गोचर है, ये सैटर्न मून कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर देगा और आपको करियर के अंदर अपने ब्लेम्स यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि सैटर्न मून के साथ में और कौन से ग्रह लिंक बना रहे, तो उनसे भी प्रेडिक्शन की जा सकती है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ जो 2 प्लैनेट्स हैं, यानी कि 2 प्लैनेट्स किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा, इसके बाद 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन भी है, फिर 4 प्लैनेट कॉम्बिनेशन भी है, 5 भी है, 6 भी है, अप टू 8 प्लैनेट कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हैं। 8 ग्रह, फिर राहु केतु ने साथ में आना नहीं है, तो 8 ग्रहों को ये जो बृहस्पति है ये जागृत कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए यहां चंद्रमा ना होकर केतु है जन्मकालीन में, तो केतु को जैसे हम बताते हैं भी, केतु जो है वो ब्लॉकेज है, केतु ब्रेक करना भी है और केतु किसी चीज को डीलिंक करना भी है। तो सपोज करिए ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस समय प्लान कर रहे होंगे कि भाई बहुत समय से कि भाई मुझे अपनी जो प्रेजेंट जॉब है वो छोड़नी है, या प्रेजेंट जॉब छोड़कर कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है। तो ये जो गोचर है नवंबर के बाद का, ये पाइसेस से जो एक्टिवेट कर रहा है किस कॉम्बिनेशन को, सैटर्न और केतु को, ये 100% आपकी लाइफ में कोई ना कोई करियर ब्रेक या करियर, बहुत बड़ा करियर चेंज जो है वो लेकर आ सकता है। लेकिन अगेन इसको आपने दशा के साथ में वेरीफाई जरूर कर लेना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो आप जितने भी लोग हैं जो इस समय ये सोचे बैठे हैं कि भाई जो बृहस्पति अभी गोचर में मार्गीय होने वाला है, तो मार्गीय होने वाला जो बृहस्पति है वो हमारे लिए किस तरीके के रिजल्ट लेकर आएगा, तो उसके लिए आपको प्लैनेट जो कि 4, 8 और 12 में है उनकी एक बार स्टडी कर लेनी है। और खासकर सावधानी किन लोगों ने बरतनी है, किन लोगों ने प्रिकॉशंस लेने हैं। ये बात इस चीज की नहीं है कि आपके साथ में कुछ नेगेटिव ही होगा, ये बात इस चीज को लेकर है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स किन किन लोगों ने लेने हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उन लोगों ने जिनके 4, 8, 12 राशियों में इस प्रकार के ग्रह हैं और खासकर इनके कॉम्बिनेशंस वहां मौजूद है। लाइक चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन मौजूद है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेंटल टेंशंस, मेंटल एंजाइटी, उस तरीके की चीजें दे सकता है। मार्स केतु मौजूद है तो हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं। मंगल राहु मौजूद है, आप किसी दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। मार्स राहु एक्सीडेंट्स को भी बताता है, या अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो ये कुछ वो प्लैनेट्स हैं कि वो अगर आपके 4, 8, 12 में है तो आपको 25 नवंबर से लेकर जब तक बृहस्पति मीन राशि में रहता है तब तक आपने थोड़ी सावधानी बरतनी है। और वो सावधानी कब ज्यादा बरतनी है, जब दशा अंतरदशा के अंदर भी कुछ नेगेटिव होता आपको नजर आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गए चलो नेगेटिव प्लैनेट्स। अच्छा किन के लिए है, ये नवंबर से लगभग अप्रैल मई तक का जो समय है, जब तक बृहस्पति मीन में रहेगा तब तक किन लोगों के लिए समय अच्छा रिजल्ट देगा। ये देगा उन लोगों के लिए जिनके 4, 8, 12 में शनि है, जिनके 4, 8, 12 में बृहस्पति है, जिनके 4, 8, 12 में शुक्र है, सूर्य है या बुध है। ये ग्रह या इन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस अगर इन ट्राइन के अंदर कहीं आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके 4, 8, 12 में जो 2 प्लैनेट्स आ रहे हैं वो है सैटर्न और सन। सन किस चीज का कारक है, रिकॉग्निशन का कारक है। सैटर्न क्या है, आपका प्रोफेशन है। तो जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न सन को एक्टिवेट करता हुआ यह बताएगा कि इस समय आपको करियर के अंदर रिकॉग्निशन मिलेगी, करियर के अंदर आपकी बेहतरी होगी। सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर मौजूद है, यानी कि ये 2 प्लैनेट अगर लिंक बना रहे हैं,
तो इसका अर्थ ये है कि इस समय पर आपका प्रोफेशन जो है वो प्रॉस्पर करेगा, वो अपलिफ्ट होगा, वो एक्सपेंशन आएगा उसमें। और अगर आपका सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो मरकरी किस चीज का कारक है? मरकरी है ट्रेड का कारक, बिजनेस का कारक। तो ये समय आपके बिजनेस को इंप्रूव करेगा। और यदि कहीं पर भी आपके कॉम्बिनेशन बन रहा है सैटर्न वीनस का, जो कि एक सबसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये कर्म और धन दोनों को सिग्निफाई कर रहा है, तो ये 5 या 6 महीने जो है, या आपके काम को लेकर जो पैसा आपको मिलेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसको लेकर आप कुछ प्रयास करते हैं, आप कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो लेकर आएगा। तो इस तरीके से आप इस ट्रांजिट को अपने लिए, अपने पर्सनल चीजों के लिए वो स्टडी कर सकते हैं।